नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसी को 5 साल तक जेल में डाल दिया जाए और उसके खिलाफ ठोस सबूत तक ना हो, अगर कोई भी लोकतांत्रिक रूप से गंभीर समाज होता तो इस खबर पर हफ्तों चर्चा होती। हम अपनी राज्य व्यवस्था के अतिक्रमण से इतना सहज हो चुके हैं कि ऐसी खबरों पर हमारे कान भी खड़े नहीं होते हैं। भीमा कोरेगांव मामला रहस्यमयी केस बनता जा रहा है। जब पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इस मामले की शुरुआत में पुणे पुलिस ने कहा था कि गोविंद गोपाल महार की मूर्ति की क्षति को लेकर 31 दिसंबर 2017 को दलित बहुजन समाज की बैठक एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके कारण हिंसा हुई। एक आदमी की उस हिंसा में मौत भी हुई। बाद में पुणे पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में इस केस में एक और पहलू जोड़ दिया कि इस मामले में गिरफ्तार 19 लोग मोदी सरकार को पलट देना चाहते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। इस स्तर के गंभीर आरोप में प्रोफेसर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। और ऐसे मामलों में आप कोर्ट की टिप्पणी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह के सबूत जुटाए गए हैं। यह केस बता रहा है कि एनआईए का हाल भी कहीं ईडी की तरह ना हो जाए। इसी केस में गिरफ्तार 80 साल के स्टेन स्वामी की जेल में ही मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। इनकी जमानत के मामले की सुनवाई मार्च में ही पूरी हो चुकी थी। मार्च से जुलाई आकर बीत गया। जुलाई के आखिरी दिनों में फैसला आता है और जमानत मिलती है। क्या यह कोई मामूली जमानत है जिस पर चुप्पी है? क्या आप इसी तरह सभी के लिए जेल के दरवाजे खोलना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने जो कहा है उसे ही ध्यान से सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे स्थापित होता हो कि ये दोनों किसी सार्वजनिक पद पर विराजमान व्यक्ति की आपराधिक तत्वों के दम पर हत्या करना चाहते हो या करने की कोशिश की हो। 5 साल बीत चुके हैं और बेल के लिए पर्याप्त केस है। हम मानते हैं कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन सिर्फ इस कारण उनकी बेल नहीं रोकी जा सकती। 5 साल के लिए जेल में अंडर ट्रायल के तौर पर नहीं रखा जा सकता है। वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा पर आरोप था कि 2017 की भीमा कोरेगांव हिंसा में अन्य लोगों सहित इन दोनों का भी हाथ था। ये दोनों प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई से जुड़े हैं, इसके लिए फंड जुटाते रहे। इन पर यूएपीए की सख्त धाराएं लगाई गईं और ये 5 साल से जेल में हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल खास तरह के साहित्य का मिलना और कहना कि उनसे हिंसा की जा सकती थी, इस आधार पर यूएपीए की धारा नहीं लग सकती। हिंसा पर साहित्य रखना आतंकवादी गतिविधि के तहत नहीं आ सकता है। ये दोनों माओवादी संगठन के सदस्य हैं। इसे लेकर भी एनआईए ने हमारे सामने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। अरुण फरेरा के बारे में कहा गया है कि वे इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर IAPL से जुड़े हैं। यह बताने की कोशिश की गई है कि यह प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई का हिस्सा है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है, इससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। एनआईए ने जो पत्र और साहित्य पेश किया है वो इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पर आधारित लगता है। इन पत्रों को प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। फंड जमा करने के मामले में कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हमें नहीं लगता कि कोई खास सबूत है जिसके आधार पर बेल ना दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिंसा से संबंधित साहित्य रखने से यूएपीए की धारा के तहत केस नहीं बनता। हम इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी तरह का मामला बनता भी है। सोचिए, और इस तरह से इन्हें 5 साल जेल में रखा गया। अगस्त 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साहित्य वाली बात पर अलग से राय दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने काफी नहीं माना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी वर्नन गोंजाल्विस से पूछा है कि उनके पास लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस जैसी आपत्तिजनक सामग्री क्यों थी। जस्टिस सारंग कोटवाल ने कहा कि ऐसी किताबें और सीडी पहली नजर में इशारा करती हैं कि इनमें राज्य के खिलाफ कुछ सामग्री है। वॉर एंड पीस पढ़ना भी क्या किसी को अपराधी बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के साहित्य के बारे में कहा कि इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पर ये सारे तथ्य और तर्क आधारित लगते हैं। इन पत्रों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
आप आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का प्रमाण नहीं मान सकते। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एक एक टिप्पणी बता रही है कि कितना आसान है किसी भी किताब या पत्र को साजिश का हिस्सा बना देना, गवाह खड़े कर देना और जेल में डाल देना। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों ने जो बयान दिए हैं उसमें भी इसका जिक्र नहीं है कि इन याचिकाकर्ताओं ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया हो। जो पत्र पेश किए गए हैं वे सबूत के तौर पर बहुत कमजोर हैं। हम कोर्ट की टिप्पणी का शब्दशः अनुवाद नहीं कर रहे, भावानुवाद कर रहे हैं। लेकिन क्या अब भी संदेह है कि इस केस का मकसद क्या लगता है? किसके लिए एनआईए जैसी पेशेवर संस्था को दांव पर लगाया जा रहा है? गोंजाल्विस और फेरेरा ने दिसंबर 2021 के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 8 लोगों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि एक अन्य सह आरोपी सुधा भारद्वाज को इसका लाभ दिया गया। स्वास्थ्य के आधार पर पिछले साल वरवरा राव को बेल मिली। जरा पुरानी खबरों को पलटिए, पता चलेगा कि इस केस ने कैसे कैसे मोड़ देखे हैं। जुलाई 2021 की बात है। भीमा कोरेगांव केस में जेल में बंद सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, रोना विल्सन, हैनी बाबू, वरवरा राव की तरफ से वकील युग चौधरी ने अदालत में कहा कि जिस जज को इस सुनवाई के लिए मनोनीत नहीं किया गया है वह कैसे इस केस की सुनवाई कर सकते हैं। युग चौधरी का कहना था कि जो मनोनीत नहीं है उनके आदेशों से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। खबर आई कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि जिस जज ने पुणे पुलिस की चार्जशीट दायर करने के लिए अतिरिक्त समय सीमा बढ़ा दी वह अधिकृत रूप से स्पेशल जज के रूप में तैनात किए गए थे या नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो दस्तावेज कोर्ट के सामने लाए गए उसके अनुसार युग चौधरी का आरोप सही निकला। जस्टिस शिंदे और जस्टिस जमादार ने कहा कि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने जो रिकॉर्ड दिखाया है वो सुधा भारद्वाज के दावे को सही ठहराता है। मीडिया रिपोर्ट की छानबीन में हमें इसके आगे की जानकारी नहीं मिल सकी। आप इस हिस्से को दोबारा से सुनिएगा। क्या यह भयानक नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से जांच और न्याय व्यवस्था चले? एक बार सोचिएगा और यह भी सोच लीजिएगा कि मणिपुर में हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि सीमा पार से आतंकवादी आ रहे हैं, वहां एनआईए का जिक्र नहीं आता है। इतनी तस्वीरें मीडिया में आने लगी हैं कि लोग बंदूकें लेकर खड़े हैं, वहां एनआईए क्यों नहीं है? लेकिन वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रोफेसरों को आतंकवादी साबित करने में एनआईए लगी हुई है। भीमा कोरेगांव केस में 5 साल से सक्रिय हैं एनआईए, फिर भी उससे सुनना पड़ रहा है कि जो सबूत पेश किए गए हैं काफी नहीं हैं, कमजोर हैं, कम से कम यूएपीए लगाने लायक तो नहीं है। जहां असली आतंकवादी गोली बंदूक लेकर घूम रहे हैं वहां एनआईए को होना चाहिए था या नहीं? मणिपुर में तो होना ही चाहिए था। एनआईए को ना सही कम से कम बीजेपी को या फिर एनडीए को या प्रधानमंत्री को, लेकिन विपक्ष ही बार बार मणिपुर जा रहा है। इस वक्त 21 सदस्यों की टीम मणिपुर का दौरा कर रही है। 16 विपक्षी दलों के सांसद हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मांग की है कि इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराएं। उल्टा बीजेपी ने कह दिया कि विपक्ष का यह दौरा दिखावे के लिए है। जब इंडिया लौट कर आएगा तब अधीर रंजन चौधरी से पूछेंगे बंगाल में महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है क्या वे समर्थन करते हैं। आज रॉयटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 181 लोग मणिपुर में मारे गए हैं, इनमें से 113 कुकी हैं और 62 मैतेई। रॉयटर ने यह भी लिखा है कि हिंसा के पहले हफ्ते में 70 से अधिक कुकी मारे गए और 10 मैतेई। रॉयटर में आज कृष्ण कौशिक की रिपोर्ट फाइल हुई है, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि वहां लड़ाई इस लेवल पर चली गई है कि दोनों समुदाय ने अपने अपने बंकर बना लिए हैं। सबके पास असॉल्ट और स्नाइपर राइफल है, पिस्टल है। कहां से आए इतने हथियार? आतंक का इतना खुला प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी गोदी मीडिया चीख नहीं रहा। दोनों समुदाय आमने सामने हैं। हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच सीबीआई को दी गई थी, लेकिन हिंदू अखबार में खबर है कि अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वीडियो मामले में जरूर गिरफ्तारी हुई है। भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तारी और मणिपुर में भयंकर हिंसा के बाद भी लाचारी आप देख रहे हैं। मणिपुर इस स्थिति में कैसे पहुंचा, कहीं कोई सवाल नहीं। 32 लाख की आबादी वाला राज्य नहीं संभल रहा है। 3 महीने बीत गए। कल दिल्ली में भी मणिपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री से अपील की
कि हम भी तो भारतवासी हैं, हमारे साथ यह भेदभाव क्यों हो रहा है, जुल्म क्यों हो रहा है। मगर लगता है कि इन प्रदर्शनों को ना कोई देख रहा है, ना इनकी आवाज़ को कोई सुन रहा है। हमें ठीक लग रहा है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि हम वहाँ मणिपुर में जाके फिर से उन कातिल के साथ नहीं रह पाएंगे, उन गुनहगारों के साथ नहीं रह पाएंगे जिन्होंने हमारे परिवार को मारा है, जिन्होंने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को मारा है और जिन्होंने हमारे ऊपर ऐसा हमला किया है। हम उनके साथ फिर से कभी भी शांति से नहीं वापस जाके नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम ये आज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मांग कर रहे हैं। मणिपुर के लोग आपके देश के लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन आज अगर आप उन्हें इस तरह से छोड़ देंगे, एक अनाथ बच्चे की तरह छोड़ के जा रहे हैं आप उन्हें, तो आज हमारे परदादा, हमारे पूर्वजों ने जो इन लोगों की वार पे अपने देश के बचाव के लिए अपनी जान दिए थे, आज उस चीज़ को भी अपने नज़रिए से देखें और इस चीज़ को पार्लियामेंट में लाइए। लेकिन अगर आप इसे अपने पार्लियामेंट पे नहीं लाएंगे तो जो आज चल रही है ये कई और महीने तक चलते रहेगी। हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ की सरकार जितने हम इजाज़त देंगे जाने के लिए, रुकावट ना पैदा करे तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं। स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है। साथ साथ वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। ये सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर की मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोग ये समझना चाहिए, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए। सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं। सिर्फ कानून और स्थिति की बहाना देते हुए ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। भीमा कोरेगांव केस में एनआईए कितनी मेहनत कर रही है, फिर भी उसके पास ठोस सबूत नहीं है। जमानत की सुनवाई के समय कोर्ट के सवालों से ही साफ हो जा रहा है कि सबूतों का क्या हाल है। किसी को आतंकवादी साबित करने के लिए कई साल से जेल में रखे जाने की कोशिश नजर आती है, जबकि एनआईए जैसी संस्था को इस वक्त मणिपुर में सक्रिय रहना चाहिए था। वहां झगड़ा लूटे गए 3-4 हजार हथियारों के दम पर नहीं चल रहा है। बड़ा सवाल है कि इनके पास हथियार कहां से आए जो वीडियो और तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। नवंबर 2022 में आनंद तेलतुंबडे की जमानत की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एनआईए की जांच पर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आरोपी के खिलाफ क्या सबूत है, उनकी क्या भूमिका थी जो उनके खिलाफ यूएपीए की धारा लगाई गई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि दलित लामबंदी आतंकवादी कृत्य की तैयारी कैसे है। 8 महीने बाद एनआईए के पास बेहतर जवाब होना चाहिए था या नहीं, मगर उसी सुप्रीम कोर्ट में एनआईए 8 महीने के बाद उन्हीं सवालों के सामने लाचार नजर आ रही थी, अपने कमजोर सबूतों और दस्तावेजों के साथ। यही सवाल वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा के समय भी तो पूछा गया। क्या यह साफ नहीं है कि यह किस तरह का केस बनाया गया है? आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, वर्नन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा को जमानत मिली है। इन सभी की लड़ाई कितनी मुश्किल रही होगी। गौतम नवलखा ने पिछले जून महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। अब देखना है कि जमानत की सुनवाई पूरी होने, फैसला आने, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने और फैसला आने में कितना वक्त निकल जाता है। जब एनआईए के पास इस तरह के कमजोर सबूत हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती है? क्या इसलिए कि इन्हें कुछ और समय के लिए जेल में रखा जाए? गौतम नवलखा के केस में लाइव लॉ की एक रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ना चाहता हूं, जिससे आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है। लिखा है कि ट्रायल कोर्ट ने नवलखा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए गूढ़ तर्क दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को विशेष एनआईए कोर्ट को मामले की नए सिरे से सुनवाई और फैसला करने का निर्देश दिया। नवलखा ने अपनी जमानत याचिका पर फिर से फैसला सुनाए जाने और जमानत से इनकार किए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एनआईए की एक विशेष अदालत ने 5 सितंबर 2022 को नवलखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी, यह कहते हुए कि चार्जशीट में यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि नवलखा अपराध से जुड़े हुए हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत आवश्यक तर्क नहीं दिया है। आदेश में जो तर्क दिया गया है वो बहुत ही अप्रकट है, यानी अस्पष्ट है, और इसका कोई विश्लेषण नहीं है। उसी तरह सुधा भारद्वाज की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और एनआईए की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। इस केस को आप यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जमानत के स्तर तक की सुनवाई से साफ है कि 5 साल बाद भी एनआईए के पास ठोस सबूत नहीं है। एक पेशेवर संस्था का ये हाल है। भारत में किसी को भी जेल में रखना कितना आसान है। मुझे भरोसा है कि हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिल इसे भी सही ठहरा देंगे कि मणिपुर में जो हो रहा है वो तो सही हो रहा है, लेकिन भीमा कोरेगांव केस में जो हो रहा है वो ज़्यादा सही हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन इन अंकिलों के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि भारत में सबसे अच्छी पत्रकारिता हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकलने वाली है और यही अंकिल लोग अच्छे पत्रकार की तरह सवाल कर रहे होंगे जो हम आज कर रहे हैं। बस अंजाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि इन्हें कोई नया अंकिल व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल देगा। इसके बाद ये सारे अंकिल बैठकर रवीश कुमार ऑफिशियल देखने लग जाएंगे। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।